चुनाव आयोग इतना दबाव में आ गया है कि सरकार की बातें सुन के ऐसे इतने दबाव में बैठ गया है कि वो अपनी मर्जी से काम करना चालू कर दे रहा है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे करना क्या है, क्या देश के हित में है, क्या अनहित में है। तो ये जो वोटर लिस्ट का रिवीजन है, कि आपको लगता है देश के हित में है या अहित में है? ये देश के हित में है, लेकिन ये सिस्टम देश के हित में नहीं जो अभी चल रहा है। जैसे समय 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 उनको समय देना चाहिए। अभी मान लीजिए कितने दिन बचे हैं बिहार के चुनाव में, महीना डेढ़ महीना यही बचा होगा। ये जो 4 करोड़ प्रवासी बाहर गए हैं उनको बिहार कैसे बुला के आप उनका वोटर लिस्ट ठीक कराएंगे बताइए। तो कह रहे इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई 60-70% का काम पूरा ही हो गया है। जो पेपर है, फॉर्म है, वो आ गए, भर चुके हैं। ये फर्जी नहीं है, ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारा वहाँ कैसे पूरा हो जाएगा। आजकल तो डिजिटल सब कुछ हो गया, फिंगर लग रहा है, ये लग रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो वहाँ व्यक्ति चाहिए ना। या आप भर दोगे हमारा फार्म, ये तो वही हो रहा है ना कि वोटर लिस्ट गलत बन रही है, अपनी मर्जी से नाम चढ़ाए जा रहे हैं, हर जगह यही हो रहा है। तो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो भारत में आ गए हैं, उनका वो क्या नाम है, वो वोट ना दे पाए, तो वो अपना जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उसको ना छेड़ पाए, इस वजह से ये काम किया जा रहा है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि रोहिंग्या वोट ना देने पाए, बांग्लादेशी वोट ना देने पाए, लेकिन ये सिस्टम समय से थोड़ा पहले भी तो होना चाहिए था ना। समय से थोड़ा पहले होता तो जो प्रवासी आए हैं वो कम से कम बिहार पहुंच गए होते, सही से सिस्टम बना होता, कम से कम बिहार के लोग मत तो देते। अब जो दिल्ली में बैठे हैं वो बिहार जाके भी मत नहीं दे सकते, क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में वहाँ नाम नहीं पड़ा होगा, वो नहीं है तो उनका कट जाएगा। चुनाव आयोग को ये खुद सोचना चाहिए ना कि इतने कम समय में हम ये डाटा कैसे उपलब्ध करा लेंगे। अभी अपने आप बता दे रहे हैं कि 35 लाख हो गया, 30 लाख हो गया, इतने लाख नाम कट गए। क्या पता कि किसी अच्छे व्यक्ति का नाम कट गया हो, बुरे व्यक्ति वहीं बैठे हो। इसकी जांच तो होनी चाहिए ना। अगर समय रहते ये किया गया होता तो निष्पक्ष जांच हो जाती, जो वोटर लिस्ट में आता, जो बिहार के नागरिक होते उनको नागरिकता मिलती। बिल्कुल। सर आप क्या कहेंगे, जो कह रहे हैं कि भाई समय का जो प्रभाव है, समय बहुत कम दिया गया है इस चीज को लेके, कोई भरोसा नहीं कि किसका नाम कट जाए, जो बिहार का रहने वाला है उसका नाम कट सकता है? ऐसा है ही नहीं। बिहार की धरती से जो जुड़ा हुआ है, जो बिहार का प्रवासी है, वो उसका कोई ना कोई परिवार का बिहार में है। जैसे कि मेरी फैमिली के हैं, अब हम यहाँ हैं अभी, लेकिन हमारे मम्मी पापा गांव में है, चाचा गांव में है, चाची गांव में है, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, हम जाएंगे अपना नाम जुड़वा लेंगे। कि भाई उनको जो भी सर्वे करने आएगा वो बताएगा ना कि हमारे 3 बेटे हैं, वो दिल्ली में रह रहे हैं, उनकी बहू दिल्ली में रह रहे हैं, वो लोग काम करने बाहर गए हुए हैं। आप जब समय वो बताए, और ऐसा नहीं है, सरकारी जब काम होता है तो आदमी कहीं से कहीं जाता ही है। नहीं, इसको लेके एक चीज और कहा जा रहा है कि भाई मोदी सरकार डर गई है, उसको पता चल गया है कि इस बार बिहार में इनकी दाल नहीं गलने वाली है। मोदी सर क्यों डर गई, किस लिए डर गई है, मेरे को ये बताइए जरा, पहले डर क्यों हुई है वो बताइए जरा। लोकसभा में 400 पार का नारा दे रहे थे, 230 234 पे अटक के रह गए, इसी वजह से ये डर गए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। देखो, सरकार कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, अगर 400 का पूर्ण बहुमत से बनेगी, एक बार बन गई, 2 बार बन गई, तीसरी बार में थोड़ा सा उसको भी अपनी कुछ कमियां रही होंगी, उसका एहसास हुआ उनको, उन्होंने उसको ठीक किया ना। और ऐसा नहीं कि बिहार में आज 20 साल हो गए, सरकार जनता वहीं की चुन रही है ना। और अब तो बहुत सारी चीजें कर दी मैंने, जैसे कि आपको बताया कि एक फ्लाईओवर मैंने अपने गांव में, एक अपने छोटे से गांव में देखा कि आज जब हम स्टेशन से उतरते थे, बस पे चढ़ते थे, तो बस को लेने के लिए इतना धक्का होता था, मिलता नहीं था। ऑटो वाले मुंह मांगा पैसा मांगते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि सड़क नहीं थी। आज इतनी बेहतरीन सड़क है कि मैं बस में वहाँ स्टेशन से बस से सीधा अपने दरवाजे पे, और वो भी 10 रुपए से 15 रुपए के अंदर। या तो ये एक चीज बताइए, जो बिहार का चुनाव भी पास में आ रहा है, इलेक्शन वोटर का जो एक चल रहा है, ठीक है, इसके अलावा आप बिहार में किसकी सरकार बनते देखना चाह रहे हैं? कि भाई देखिए तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि भाई ये युवा चेहरा है, तो ये आएंगे तो बिहार का अलग तरीके से विकास करेंगे। पीछे 17 महीने तेजस्वी नीतीश कुमार जी से मिलकर सरकार बनाए थे। उन 17 महीनों में मेरे हिसाब से लगभग 8 से 10 लाख बच्चों को उसने नौकरियां दी है। 5 लाख का हाँ, तो 5 लाख का डाटा, 5 लाख बच्चों को नौकरी दी है। तो जिस बच्चे को नौकरी मिलेगी उसका परिवार तो युवा को ही ढूंढेगा ना। तो कथनी और करनी में, ये देखो, यहाँ करनी सत्य है, वहाँ सिर्फ कथनी है। मुख्यमंत्री कौन था उस टाइम? नीतीश कुमार। फिर नीतीश शासन की सरकार थी, यही दिया ना। यही नीतीश कुमार, किसने नहीं दिया? यही नीतीश कुमार पीछे 20 सालों से ये नौकरियां क्यों नहीं दे पाते? 17 महीने में इनके साथ एक युवा लड़का आया, तो उसको युवाओं को दर्द याद रहा, इसलिए उसने 5 लाख लड़कों को नौकरी दी।
काफी बच्चे बिहार यूपी से जाकर के वहाँ नौकरी पे सेटल हुए हैं। हमारे जानने इसी पे बड़ा बवाल हुआ था जी। जब ये नौकरी वाला सिस्टम चला था ना, कह रहे थे कि अपना खाने के लिए है नहीं, दूसरे राज्यों को बुला के नौकरी दे रहे हैं। जी बिल्कुल। युवा देखिए हाँ, है तो भारतीय, हाँ, है तो भारतीय, हाँ, भारत का हिस्सा बिहार भी है ना। हाँ, अगर हम कह रहे हैं यूपी में भी अगर नौकरियां निकलती हैं तो बिहार के लोग भी सेलेक्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म, तो उसने दिया था, वो किसी जाति के पक्ष में नहीं आया था। हम्म, गरीब और अमीर देख करके उन्होंने नौकरी नहीं दी। हाँ, जो लड़का उस लायक था वो सिलेक्ट हुआ, हाँ। वो कहीं से भी आया हो, था तो भारतीय। इनके हिसाब से बिहार में लोग उस हिसाब से थे ही नहीं, स्किल नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, बेकार थे। ये किसके राज में? हाँ, ये आज 20 साल पीछे चले जाओ, वही आ रही है निकल के, हाँ। चीजें वही निकल के आ रही हैं। साबुद्दीन कौन थे? मैं बार बार आपको नाम गिना रहा हूँ, आप नाम तो देखिए ना, ये सब कौन थे? एक बात याद आई, अभी तेजस्वी यादव को एक कहीं गए थे, स्पीच दे रहे थे तेजस्वी यादव, वहाँ पे साहबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे उन्होंने कि साहबुद्दीन अमर रहे, साहबुद्दीन अमर रहे, ऐसे नारे लगाए थे। आपको याद है साहबुद्दीन के समर्थन में तेजस्वी यादव नारे लगा रहे, तो किस तरह का बिहार बनाना चाह रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए जी, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और ये नारे शायद हमने सुने भी नहीं है, न्यूज पे नहीं देखा इस चीज को। हो सकता है अगर ये है तो गलत है, क्योंकि अगर नारा लगाना है तो किसी लौह पुरुष का लगाओ, किसी ऐसे का नहीं जो टेररिस्ट घोषित हुआ हो। अच्छा, आप यादव समाज से आते, एक चीज मेरे को बताइएगा। अभी जैसे अभी कुछ समय पहले अभी मुहर्रम का जुलूस निकला था, तो उसमें एक अजय यादव नाम के बंदे की हत्या हुई थी, आपने पढ़ी होगी, तो खबर पढ़ी होगी आपने। तो इसमें तेजस्वी यादव क्यों चुप है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। अगर ऐसा क्या है कि भाई तेजस्वी यादव, जब मुसलमान और यादव के बीच की बात आ जाती, तो अगर यादव प्रताड़ित है तो मुसलमान का वोट तेजस्वी यादव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे तेजस्वी यादव की बात हो चाहे अखिलेश यादव की बात हो। देखिए अभी क्या है कि झेलना दर्द जनता को ही पड़ता है। चुनाव बिहार में है, पीछे 2-3 दिन में मेरे ख्याल से 24 से 48 घंटे में 8 से 10 मर्डर हुए हैं। प्रशासन क्या करता है? शासन का जो डंडा है वो प्रशासन पे नहीं चल पाता। सरकार हमारी प्रशासन को कैसे रखती है, ये तो सरकार को देखना है ना। इसको लेके जो अभी अब बता रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में जितना मर्डर जितना केस सामने आने लगा है, तो अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी इस चीज में कि जब से चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है, वैसे वैसे बिहार में क्राइम लगातार बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? अभी जैसे अभी एक बहुत बड़े व्यापारी की हत्या, सुनिए मैं पॉइंट कर रहा हूँ, उस पर आप अपनी राय रखिएगा। अभी जैसे बिहार में बहुत बड़े व्यापारी की हत्या हुई पटना में, उसका जो शूटर था वो उमेश यादव नाम का व्यक्ति निकला है, इसका एनकाउंटर हुआ है। देखो जी, जो एनकाउंटर किया या करने वाला है, कोई जरूरी नहीं कोई यादव हो या मुसलमान हो। जिसके दिमाग में क्राइम आएगा वो क्राइम कर जाएगा, बिरादरी कोई सी भी हो। मैं जात की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने मेरे से युवा, इसमें तेजस्वी यादव नहीं बोलते ना। देखिए दिक्कत ये है कि आप अगर इधर की बात करें तो चुनाव आयोग एक केस दबाव में आके और ठोक देगा। आप जबान तो खोलो। अभी क्या है, पक्ष ने विपक्ष को इतना दबा के रखा है कि वो कहीं पे बोल ही नहीं पाता। अच्छा, बिल्कुल नहीं बोल पाता। वो यही नहीं, कहीं भी आप ये देखो, आप किसी चीज का विरोध करने लगो, ये सरकार ऐसी है भाई साहब। आपको अगले दिन दिल्ली जैसे शहर में प्रशांत, वहाँ बिहार में अभी एक नई पार्टी का नाम सुनने में आ रहा है, प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी के नाम से सुनने में आ रहा कि बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल बन के आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ, मैं यादव होने के नाते ये नहीं कह रहा कि यादव की सरकार होनी चाहिए। जो अच्छा नेता हो वो होना चाहिए। हाँ, अभी यहाँ केजरीवाल थे, केजरीवाल का जो नेता बोला है तिहाड़ में मिलता है। अरे ये बड़ा आरोप लगता है। जो इन्होंने पूरी बात रखी बिहार को लेकर। अच्छा, नहीं, बिहार को लेके अभी सारी बात अभी इन्होंने कहा, आपने ही बताया कि एक मुहर्रम के टाइम में एक अजय नाम के वो यादव थे, और उनकी हत्या हो गई। और हत्या सबने पता है किसने की? एक विशेष समाज ने की। अगर आज तेजस्वी के वोट बैंक कौन है, पहले आप ये मुझे बता दीजिए। आपको भाई समीकरण की बात करें, मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते हैं, तो उनका वोटर कौन है? अगर आज वो मुहर्रम के उपलक्ष्य में अगर वो बोल देते कि ये गलत हुआ है, अजय यादव की हत्या नहीं होनी चाहिए थी, समाज को थोड़ा सा समझाने का भी काम करते हैं, तो वो वोट बैंक खिसक जाता। फिर वो धरातल पे आके पट से पड़ जाते हैं। तो जहां इन्होंने सिर्फ राजनीति रोटियां सेकनी है, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता की भूख है। सत्ता की भूख के लिए कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं, चाहे वो यादव ही क्यों ना हो। इनको अपना घर मजबूत करना है, अपना परिवार मजबूत करना है, अपने परिवार का मुख्यमंत्री बनाना है, सांसद बनाना है। ये परिवारवाद की पार्टी है, जिन्होंने बस बुला करके जंगल राज लाना है, कि उसको किडनैप करा के वहां से पैसा लेना है, उससे रंगदारी वसूलना है। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं इनके पास। आज आपने ये देखिए कि अभी यहाँ पे सरकार जो आई
20 साल सरकार थी, 20 साल से मर्डर क्यों नहीं हो रहे थे, अब क्यों होने लगे? क्योंकि सरकार को दबाव में लाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये चीजें गलत हो रही है, उसका सहानुभूति वसूल करना चाहते। आप अजय यादव पे क्यों नहीं बोले? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्यों नहीं बोले? शहाबुद्दीन को दुनिया बच्चा अगर आज देखेगा, यूट्यूब देखेगा, कुछ भी देखेगा, उसको पता है कि वो उसका बैकग्राउंड क्या था, वो करता क्या था, और वो था क्या, और किस पार्टी से था, कौन उनको जेल से कंधे पे हाथ रख के छुड़ा के लेके आते थे, वो कौन थे वो लोग, उनके समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए। कौन है वो लोग, वो कौन है? वो तेजस्वी यादव के परिवार के लोग थे। उनके पिताजी की शरण में ही शहाबुद्दीन उभर के आए बिहार में, और सारा रंगदारी का पैसा वसूल कर उनके घर में ले आए। जब अभी एक सज्जन ने मुझे आपके सामने बताया ना कि हमने भी ये चीजें सुनी है कि एक व्यक्ति किडनैप होता है, एक परिवार का व्यक्ति किडनैप होता है, और अच्छे परिवार का व्यक्ति, उसको ढूंढने के लिए पुलिस के पास जाती है, पुलिस मना कर देती है, उसके बाद तो वो भाई जिस घर का व्यक्ति गायब, वो कहीं तो जाके गुहार लगाएगा। वो लालू जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम में, उनके घर पास गए कि जी हमारा बच्चा गायब हुआ, तो वो दूसरे बगल में बच्चा बैठा हुआ है, वो तो बोले मैं तो जी इसके लिए आपके पास आया। बोला अरे कोई नहीं, बच्चों ने गलती कर दी है, आप थोड़ा चाय पानी खर्चा भिजवा देना, 20 लाख रुपए। अच्छा, तो मतलब आज से 15-20 साल 25 साल पहले 20 लाख रुपए चाय पानी होता था, तो आज उनके टाइम में क्या होगा? हम वही सरकार अगर चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई सरकार चाहिए। आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पे, इलेक्शन कमीशन को लेके, और जो बिहार में तेजस्वी यादव एज अ सीएम के तौर पे उधर है, युवा नेता के तौर पे, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम रंजन कुमार है, मैं छपरा जिला से हूँ। मेरा मानना यह है कि एक नागरिक के तौर पे, क्योंकि मैं मूल रूप से मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पिछले 25 वर्षों से प्रवासी हूँ। मेरा मानना वहाँ पे यदि सरकार को देखा जाए तो सरकार किसी की भी आए, ठीक है, लेकिन वो सरकार होनी चाहिए क्योंकि वो मुद्दे की सरकार होनी चाहिए। आज बिहार सबसे निरक्षर राज्यों में से एक है, तो वहाँ पे साक्षरता की बात होनी चाहिए, लिंग अनुपात की बात होनी चाहिए, वहाँ विकास की बात होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष कितने बिहार के लोग दूसरे राज्यों में प्रवास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मौलिक सुविधाएं नहीं है और संरचनात्मक सुविधाएं नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि अभी जो राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र आएंगे उसके आधार पर, ठीक है, मैं अपना राय देना चाहूँगा। अभी तो मैं यही कहूँ जिसकी सरकार आए, लेकिन वहाँ पे मुख्य रूप से, ठीक है, जनता के हित में कार्य करे। तेजस्वी यादव को लेके ये कहा जाता है कि भाई वो युवा चेहरा है, नई सोच के साथ आने वाले हैं बिहार में। अभी 17 महीने की जो सरकार चली थी, भैया ने बताया कि भाई 5 लाख के आसपास नौकरियां उन्होंने दी हैं बिहार के अंदर। तो इस चीज को लेके तेजस्वी यादव पूरा प्रचार उन्हीं पे, उसी चीजों पे उनका डिपेंड है जो 17 महीने की उनकी सरकार चली थी कि 5 लाख नौकरियां दी, हमने ये किया वो किया, जो भी उनका काम गिना रहे हैं वो अपना उसी पे। उसके अगर बिहार पे मैं आपसे जानना चाहूँ कि भाई तेजस्वी यादव को एज अ सीएम अब देखना चाहते हैं बिहार में या नहीं? देखिए, एज अ सीएम के तौर पे कोई भी है, मेरा अभी भी मानना यह है कि जब ये उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तो उस दौरान यानी कार्य हुए हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से काम होगा। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन का जो पूरा वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, उस पर लेकर आपकी क्या राय है? भाई दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काटने का प्लान चल रहा है, मोदी सरकार डर चुकी है, वोट बंदी का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इससे मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पे हमें कभी भी उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो SIR है, स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन है, ठीक है, ये देश के हित के लिए है और ये 22 वर्षों बाद हो रहा है, ठीक है। इससे पहले आई थिंक 2003 में हुआ था, ठीक है, ये होना चाहिए। इससे अयोग्य जो मतदान पात्रता है, ठीक है, ये हटती है, योग्य लोग को मतदान देने का अधिकार भी है और देना चाहिए। और जो अयोग्य लोग है, या ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, कि बाहरी लोग भी बिहार में, जैसे रोहिंग्या की बात की जाती है, ठीक है, या जैसे बांग्लादेश के लोगों की बात की जाती है, ठीक है, तो किसी को भी अपने देश में, ठीक है, ऐसे अवैध रूप से रहने का अधिकार नहीं है और ना होना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा कदम है, मेरा मानना है।